बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 15 अप्रैल 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र पहली बार इस श्रृंखला के साथ जुड़े हैं, आपको बता दूं, इस डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला के सारे पीडीएफ फाइल को आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से निःशुल्क डाउनलोड कर पाएंगे। वहां पर आपको सारा का सारा पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे। यह प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 3167। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे जाने से पहले आपको बता दूं कि जो 69वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर बीपीएससी मेकर ऐप पर जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है पर संडे को, इसके अंतर्गत जो आपका अगला प्रैक्टिस पेपर 4 है, ये आपका 16 अप्रैल 2023 को आपके कोर्स में माई टेस्ट सेक्शन में उपलब्ध रहेगा। जितने भी छात्र इसमें ज्वाइन किए हुए हैं सभी लोग इस टेस्ट को अटेंड करेंगे शाम के 7 बजे। आपको ध्यान रखना है 16 अप्रैल शाम 7 बजे। और जो छात्र अभी तक से ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, आपको ध्यान रखना इस कोर्स को ज्वाइन करने पर ये तमाम मटेरियल आपको मिलेगा। साथ में इसी में आपका टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है जो कि फुल लेंथ आपका प्रैक्टिस पेपर होगा और सारे प्रैक्टिस पेपर का यहाँ पर विश्लेषण सहित पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराया गया है। इस कोर्स में एक ऑफर है। आपको ऑफर का लाभ लेने के लिए जब आप कोर्स को परचेज कर रहे होंगे वहां पर इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। कूपन कोड है BM100, जिसके बाद आपको यहाँ पर भारी डिस्काउंट मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि इसरो ने हाल ही में अपने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के लिए पूरे भारत से छात्रों का चयन किया है। बताएं कि इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। जब भी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाए तो ऐसी स्थिति में सारे विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जैसे कि पहला विकल्प हमारा है कि पूरे भारत से 300 छात्रों को चुना गया है, तो ये कथन हमारा सत्य है। ध्यान रखेंगे, हमें पहचान करना है कौन सा कथन सत्य है। तो पूरे भारत से 300 छात्रों का चयन किया गया, ये कथन सत्य है। विकल्प नंबर बी है कि बिहार से 45 छात्रों को चुना गया, तो ये भी विकल्प हमारा सही है। विकल्प नंबर सी है कि बिहार से एक भी छात्र नहीं चुने गए, ये कथन हमारा असत्य है। विकल्प नंबर डी है यहाँ पर कि प्रशिक्षण देश भर के विभिन्न 7 केंद्रों पर होगा, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो ओवरऑल हम यहाँ पर देखें तो ए, बी और डी सही है। तो ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात बीपीएससी के दृष्टिकोण से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पर इस प्रश्न के विस्तृत एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको बता दूं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 में बिहार के 45 छात्रों का चयन किया गया है और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे इन छात्रों को इसरो की ओर से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर बुनियादी ज्ञान के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात करें तो आपको ध्यान रखना यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 से 26 मई 2023 तक आयोजित होना है और प्रशिक्षण के लिए इसरो के देश भर के विभिन्न 7 केंद्रों पर छात्रों को भेजा जाएगा, जहां पर 12 दिन छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा 15 मई से लेकर के 26 मई 2023 तक। और एक जानकारी यहाँ पर यह है कि इसमें देश भर के 300 छात्र छात्राओं का चयन हुआ है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखना है जो कि इसरो का युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 से संबंधित है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। बिहार के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है, इसमें बिहार के 45 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। चूंकि यहाँ पर बात हो रही है इसरो की और आप सभी जानते हैं कि इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो ऐसे में विभिन्न देशों की जो सरकारी एजेंसी है इसका नाम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम बात करें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की तो इसका नाम है नासा। यहाँ से प्रश्न बने हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। जबकि बात करें हम रूसी अंतरिक्ष एजेंसी की तो इसका नाम है रॉसकॉस्मोस। इसकी स्थापना हुई थी 25 फरवरी 1992 को। अगला है जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है जाक्सा और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 को। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 यानी कि 1969 को। जबकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है सुपारको। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि गूगल से ज्यादा वर्षों के कैलेंडर याद रखने पर हाल ही में बिहार के किस जिले के अभय कुमार का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अभय कुमार को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि किस जिले के हैं ये रहने वाले।
तो ऐसे में इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैशाली के रहने वाले हैं, वैशाली के गाजीपुर के। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में वैशाली जिले के गाजीपुर के अभय कुमार को गूगल से ज्यादा वर्षों के कैलेंडर याद रखने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुख्य संपादक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा है, या फिर इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। इस रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया और जो सम्मान पत्र इन्हें मिला है आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बात करें तो यहाँ पर एक्चुअली में चर्चा हो रही थी वैशाली की, तो वैशाली से जुड़े हुए प्राचीन भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जहां से आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि आपको ध्यान रखना कि वैशाली एक महान बौद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ पर स्थान शब्द छूट गया है, आप लोग ऐड कर लेंगे। जो वैशाली है ये महान बौद्ध तीर्थ स्थान है, साथ ही यह भगवान महावीर की जन्मभूमि भी है। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म से संबंधित द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन था ये 383 ईसा पूर्व में, जो कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद वैशाली में ही आयोजित किया गया था। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जब आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ रहे होंगे तो ये सारी जानकारी आपने वहां पर विस्तार पूर्वक पढ़ा होगा। महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्वाण हुआ था, सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि परिनिर्वाण की घटना क्या है। तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इसके 1 वर्ष बाद यहाँ पर वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। एक्चुअली में ये भी आपको ध्यान रखना है कि अब तक कितनी बौद्ध संगतियां आयोजित हुई है। बहुत सारे बुक में आपको 4 मिलेगा, कहीं आपको 5 मिलेगा, लेकिन वास्तव में आपको ध्यान रखना है कुल मिला के 6 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। पहली बौद्ध संगति जो आयोजित हुई थी ये राजगीर में हुई थी। कब? तो 483 ईसा पूर्व में। ये आपको यहां से ध्यान रख लेना है। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का आकलन किया है। तो IMF के अनुसार भारत का जो ग्रोथ रेट है ये 2023-24 के लिए 5.9% रहने का आकलन किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.1% से घटाकर 5.9% कर दिया गया है। आपको ध्यान रखना इससे पहले जो आंकलन था, पिछला आंकलन के अनुसार ये 6.1% था, लेकिन घटा कर अब कर दिया गया 5.9%। वहीं पे हम बात करें अगले पॉइंट में एशियाई विकास बैंक की अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो हाल ही में चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रहने का आकलन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। जबकि वहीं पे बात करें हम विश्व बैंक के अनुसार, तो हाल ही में ये भी आया था रिपोर्ट कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के GDP ग्रोथ रेट को घटाकर 6.3% रहने का आकलन किया है। ये तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण है, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना, अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। और जो बातें मैं आपको बार बार बोलता हूँ डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला के PDF के बारे में, ये आपके लिए एकदम से निःशुल्क है। आपको किसी प्रकार के कोई फी देने की आवश्यकता नहीं है। ये निःशुल्क आपको BPSC मेकर ऐप पर मिल जाएगा। आप वहां पर फ्री PDF वाले सेक्शन में जाकर इसका PDF फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां से इसको जरूर डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी भारत के GDP ग्रोथ रेट की, तो ऐसे में GDP क्या है? GDP का जो पूरा नाम होता है, जो पूरा रूप होता है, ये होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हिंदी में कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। GDP को अगर हम आसान भाषा में समझें तो इस वाले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि किसी भी देश की सीमा के भीतर 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित कुल सामान एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक या फिर बाजार मूल्य को ही GDP या फिर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी किसी देश की सीमा के भीतर 1 वर्ष में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ या फिर जितनी भी सामानों का उत्पादन हुआ, उसका जो कुल मौद्रिक मूल्य जो या फिर कह सकते हैं बाजार मूल्य है, उसी को ही GDP अर्थात सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में भारत पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें स्थान पर है। ये अहम जानकारी है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत से पहले 1 2 3 4 नंबर पे कौन है। भारत जो है ये 5वां नंबर पे है। ये आपको ध्यान रखना। आप लोग कमेंट कीजिए कि पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर कौन सा देश है। फिलहाल अब यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा का नाम निम्नलिखित में से क्या दिया गया है। हाल ही में ये बहुत ज्यादा खबरों में है, तो ऐसे में इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये है रैपिड एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी यहां पर दे दूं कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने रैपिड एक्स नाम दिया है।
अब यहाँ पर इस पहल की या फिर इस परियोजना की बात करें तो इस परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में प्रमुख शहरी क्षेत्रों को जोड़ा जाना ही इसका एक मूल उद्देश्य है। और इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि इसके तहत रैपिड रेल 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम विकल्पों पर नजर डालें तो कुछ अहम जानकारी यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि उस्ताद की बात करें तो ये भी भारतीय रेलवे से ही संबंधित है। बात करें यहाँ पर हम निसार की, जो कि नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है जो कि 2023 में लॉन्च होना, ये एक पृथ्वी अवलोकन मिशन है। आपको इसकी जानकारी हमने कई बार विस्तार से दिया है। और टेम्पो की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दिया था। तो सारी बातें आपको आई होप की याद होगी। डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला को आप लोग रेगुलर अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ से बहुत चीज सीखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं भारत की सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा के बारे में, लेकिन यहाँ पर अगले पॉइंट में हम बात करेंगे ट्रेन 18 के बारे में, जो कि ट्रेन 18 भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उसे हमने यहाँ पर शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि बात करें, प्रारंभ में इसे ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में ट्रेन 18 के नाम से इसे इसलिए जाना जाता था क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ था ये 2018 में पूरा हो चुका था। निर्माण जो कार्य था 2018 में पूरा हुआ था, और इसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा है कि ट्रेन 18 का निर्माण अक्टूबर 2018 में पूरा हुआ था, जिसे कि फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। तो अक्टूबर 2018 में जो इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था, इसी के परिणाम स्वरूप इसे नाम दिया गया था ट्रेन 18, लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तित करते हुए इसे नाम दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। आपको ये सारी जानकारी याद रखना है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में वीर सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आपको इस प्रश्न की जानकारी देने से पहले बता दूं कि आप यहां पर जो इस तस्वीर में देख रहे हैं यही है वीर सावरकर, और ऐसा निर्णय अभी हाल ही में लिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। संबंधित तथ्यों की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीडी सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिन या फिर दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। ये ऐलान या फिर ये घोषणा अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। वह भी हम अगले पॉइंट में बात करें, जो कि प्रत्येक वर्ष 28 मई को मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन मनाया जाता था, और इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार की घोषणा के आधार पर प्रत्येक वर्ष 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना है। हम यहाँ पे बात करें वीर सावरकर की, तो ऐसे में एक प्रश्न कॉमन रूप से कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम थी, इसे वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था, या फिर इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो 1857 की क्रांति के दृष्टिकोण से बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट को हमने शामिल किया है कि 1857 की क्रांति के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह के अंग्रेजों पर जीत हासिल करने की स्मृति में विजयोत्सव कार्यक्रम बिहार के भोजपुर जिला के जगदीशपुर में 13 अप्रैल 2022 को आयोजित किया गया था, और समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी आपको ध्यान रखना, इस समारोह में एक साथ 77,900 तिरंगा फहराकर एक रिकॉर्ड स्थापित किया गया था। एक विश्व रिकॉर्ड बना, जो कि एक साथ इतना नेशनल फ्लैग किसी देश में फहराया गया। और ये कहां फहराया गया, तो बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में 13 नवंबर की 23 अप्रैल 2022 को। चूंकि यहां पर बात हो रही इस विश्व रिकॉर्ड की, तो इससे पहले एक साथ नेशनल फ्लैग फहराने का जो रिकॉर्ड था ये पाकिस्तान के पास था। आप यहां पर देख सकते हैं कि वर्ष 2014 में पाकिस्तान ने एक साथ करीब 57,000 झंडे फहराने या फिर लहराने का रिकॉर्ड बनाया था। यहां पर बात हो रही है नेशनल फ्लैग की। ऐसे में यह रिकॉर्ड अब भारत के नाम हो चुकी है, और यहाँ पर सारी जानकारी हमने आपको दिया है। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, ये समझौता अभी हाल ही में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ किया गया है। यानी कि जो समझौता हुआ ये भारतीय नौसेना और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के मध्य हुआ है। संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको ध्यान रखना कि भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता किया है। रमन इंस्टीट्यूट की बात करें, यानी कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, तो ये भारत के कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में स्थित एक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है। ये किनके नाम पर स्थापित है, इसकी स्थापना कब हुई, ये सारी बातें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि भी हाल ही में जो समझौता हुआ ये भारतीय नौसेना या फिर भारतीय एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन ने 1948 में की थी।
कहां पर की थी? तो बेंगलोर में की थी। आपको ध्यान रखना है, नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब यहां पे प्रश्न बनता है कि सीवी रमन को किस क्षेत्र में कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटिंग ऑफ लाइट के लिए उनके काम के लिए फिर उत्कृष्ट योगदान के लिए भौतिकी में मिला था। कब? तो वर्ष 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सारी बातें यहां से आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहां पर बात हुई भारतीय नौसेना की, तो वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? लेकिन इससे पहले ये ध्यान रखिए, नौसेना प्रमुख को एडमिरल कहा जाता है और वर्तमान समय में 2023 में भारतीय नौसेना प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार। ये यहां से आपको ध्यान रख लेना है। चलते हम यहां पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न की बाघों की देखभाल और रखरखाव के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बेहतर टाइगर रिजर्व हाल ही में किसे घोषित किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व को भारत का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में घोषित किया गया। और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहां पर हम बात करें संबंधित तथ्यों की, तो पहला पॉइंट हमारा होगा कि इस वर्ष आई रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है और बाघों के संरक्षण और देखभाल के दृष्टिकोण से भारत का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व को चुना गया, यानी कि प्रथम नंबर पर, यानी कि जो अव्वल आया है इस दृष्टिकोण से, तो केरल का ये पेरियार टाइगर रिजर्व पहले स्थान पर है। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश के सतपुरा टाइगर रिजर्व को इसमें दूसरा स्थान मिला है। जो विकल्प नंबर बी में आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का सतपुरा टाइगर रिजर्व है। इसे इस सूची में, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, इस सूची में इसे दूसरा स्थान मिला है। अब यहां भी अगर हम बात करें पेरियार टाइगर रिजर्व की, तो यहां से प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा खबरों में है, पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी और ये केरल में कहां स्थापित है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व केरल राज्य के इडुक्की कोट्टायम और साथ ही साथ पठानमथिट्टा जिला में ये स्थित है और इसे 1982 में स्थापित किया गया था। केरल के 2 जिले में ये फैला हुआ है, ये आपको यहां से ध्यान रखना है। बिहार के दृष्टिकोण से देखें, टाइगर रिजर्व की बात करें तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में है और यहां पर टाइगर सफारी की जो शुरुआत हुई थी ये 1 नवंबर 2022 को हुई थी। ये सारी जानकारी हमने आपको इसी डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत दिया है। बात करें पश्चिमी चंपारण जिला की, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है। बात करें बिहार के दृष्टिकोण से टाइगर रिजर्व की, तो वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व खोला जाएगा या फिर इसकी जो शुरुआत की जाएगी, ये कैमूर जिले में इसे स्थापित किया जाना है। ऐसी घोषणा हाल ही में हुई थी और हमने आपको जानकारी दिया था। क्योंकि बात हो रही है बाघों के बारे में, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और बाघों से संबंधित एक पॉइंट यह है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघों को बचाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत जो हुई थी 7 अप्रैल 1973 को हुई थी। और आपको ध्यान रखना, स्थापना के समय पूरे भारत में 7 नहीं बल्कि 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। और यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी उस समय वो थी इंदिरा गांधी। और अभी हाल ही में सितंबर 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई थी। कब? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर उनके द्वारा ही ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। चलते हम यहां पर अगले 8वें प्रश्न पे। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से किस राज्य के गोंड पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो गोंड पेंटिंग का जो संबंध है ये मध्य प्रदेश से है। ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। गोंड पेंटिंग की छवि को आप यहां पर देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित गोंड पेंटिंग को हाल ही में केंद्र सरकार के प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। और यहां पर हमारा अगला पॉइंट है जीआई टैग से संबंधित कि किसी वस्तु या उत्पाद को 1999 के एक्ट के आधार पर ही जीआई टैग दिया जाता है। जो भी मतलब संबंधित क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र या फिर उस राज्य को इसी एक्ट के आधार पर जीआई टैग से सम्मानित किया जाता है। और हाल ही में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है। और ये आपको ध्यान रखना, मरचा चावल एक कृषि उत्पाद है और बिहार से अगर कृषि उत्पाद के दृष्टिकोण से देखें तो ये मरचा चावल जीआई टैग पाने वाला 6ठा कृषि उत्पाद है। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है कि किसी वस्तु या उत्पाद को 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। 10 वर्षों के उपरांत पुनः से जीआई टैग के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। अगला पॉइंट है कि भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। यहां पर हम चर्चा कर रहे थे जीआई टैग के बारे में, तो जीआई टैग से जुड़े हुए वो तमाम जानकारी यहां पर लिखी गई, आप चाहें तो इसे जरूर देख लीजिए। ये सब जानकारी हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। हालांकि बिहार के दृष्टिकोण से जीआई टैग की बात करें, अब तक जितने भी उत्पाद को जीआई टैग मिला है वो सारे की सारी सूची यहां पर दर्शाया गया है। बिहार को अब तक 3 श्रेणियों में जीआई टैग मिला है। एक श्रेणी है खाद्य पदार्थ, दूसरा है हस्तकला, तीसरा है कृषि।
और कृषि के अंतर्गत ही ये जो मरचा चावल को अभी जीआई टैग मिला है, ये छठा कृषि उत्पाद है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया है। कृषि के अंतर्गत देखें तो शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, मघे पान, मिथिला मखाना और मरचा चावल। जबकि हस्तकला की बात करें तो सुजनी कढ़ाई, सिक्की, ग्रास, मधुबनी पेंटिंग, अल्पिक, खटवा और भागलपुरी सिल्क, ये सभी हस्तकला के लिए जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है बिहार से। जबकि बात करें खाद्य पदार्थ श्रेणी में एकमात्र है सिलाव खाजा, जो कि जीआई टैग प्राप्त है। इतनी सारी जानकारी यहां से ध्यान रखेंगे। चलते हम यहां पर अगले 9वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दिया गया है? तो ऐसी मंजूरी अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 10 अप्रैल 2023 को तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन विधेयक को मंजूरी दिया है। और आपको ध्यान रखना है कि इसको लेकर के तमिलनाडु विधानसभा ने पिछले वर्ष अक्टूबर 2022 में ऑनलाइन जुए के खेल पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें विनियमित करने वाले विधेयक को पारित किया था, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसे मंजूरी दिया गया। और आपको ध्यान रखना है कि 10 अप्रैल 2023 को यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल है तमिलनाडु के आर.एन. रवि द्वारा इसे मंजूरी दिया गया है। अब यहां पर हम आगे बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। टाटा ट्रस्ट की ये रिपोर्ट आई थी अभी हाल ही में, जो कि इस रिपोर्ट का नाम था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी कि IJR। तो 2022 के इसके संस्करण के अनुसार 18 बड़े और मध्य राज्यों में तेलंगाना को, देखिए यहाँ पर एक्चुअली में तेलंगाना नहीं बल्कि यहाँ पर आप लोग सुधार कर लेंगे, ये मिस से टाइपिंग हुआ है, यहाँ पे तमिलनाडु होगा। तो तमिलनाडु को दूसरे स्थान पर रखा गया, ये आपको ध्यान रखना, तमिलनाडु को दूसरे स्थान पर रखा गया। जबकि वहीं भी तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना इसमें तीसरे स्थान पर था। अन्य राज्यों में हमने इसकी आपको जानकारी दिया है। पहले स्थान की बात करें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की तो ये कर्नाटक को पहले स्थान पर रखा गया, जबकि दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर तेलंगाना। राजस्थान 15वें स्थान पर था, जबकि बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार 16वें स्थान पर था। पश्चिम बंगाल 17वें स्थान पर और उत्तर प्रदेश को 18वें स्थान पर रखा गया था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बात करें तो पूरे भारत में राज्यों को लेकर जो रिपोर्ट जारी किया जाता है टाटा ट्रस्ट की ओर से, ये रिपोर्ट क्यों जारी किया जाता है? दरअसल यहां पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पूरे भारत में जो राज्य हैं, जनता को जो न्याय मिलता है, कहां पर सर्वाधिक न्याय मिलता है, इसको लेकर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। और ऐसे में कर्नाटक इसमें पहले स्थान पर रहा, दूसरे में तमिलनाडु और तीसरे पे तेलंगाना। बिहार इसमें रहा 16वें स्थान पर। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में 13 अप्रैल 2023 को जालियांवाला बाग नरसंहार या फिर नरसंहार कांड को 104 वर्ष पूरा हुआ। बताएं कि उस समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय ब्रिटिश से भारत के वायसराय थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ब्रिटिश से भारत के वायसराय थे। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में 13 अप्रैल 2023 को जालियांवाला बाग नरसंहार कांड को 104 वर्ष पूरा हुआ है। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 2023 में इसका 104 वर्ष पूरा हुआ। हमारा अगला पॉइंट है कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड को भारत में गवर्नर के पद का जो कार्यकाल है ये 1916 से 1921 तक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो भारत में गवर्नर के पद पर कार्यकाल था ये 1916 से 1921 तक इनका कार्यकाल था। एग्जाम में कार्यकाल से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। जो भी तथ्य एग्जाम में रिपीट हुए हैं मैं आपको बार बार इसलिए बोलता हूँ चीजों को आप वहां पर अच्छी तरीके से देखें और ये आपको याद रहे ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाए। इस सीरीज का यही तो फायदा है कि करंट अफेयर्स के साथ आप स्टैटिक पोर्शन को भी मजबूत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बेहतर हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। शायद ही आपको यूट्यूब पे कहीं इस प्रकार का मिलता होगा। तो डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला से अगर आपको हेल्प मिलती होगी तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ये यहां से आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहां पर हम लोग बात कर रहे थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड की, तो इन्हीं के कार्यकाल में या फिर इन्हीं के समय 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। बीपीएससी एग्जाम में जहां पर 5 विकल्प पूछे जाते हैं यहां पर आपको फंसाया जा सकता है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। विकल्प में आपको देगा अप्रैल 1916 और सितंबर 1916। आप यहां पर कंफ्यूज कर जाएंगे। हालांकि इसकी जो स्थापना हुई थी ये 2 बार हुई थी। एक बार बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा दूसरी बार श्रीमती एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना, कंफ्यूजन का शिकार बिल्कुल भी नहीं होना है। चलते हैं 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य के सीजू गुफा के भीतर गहराई से मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है? मेढक की इस नई प्रजाति को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सीजू गुफा संबंधित है मेघालय से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले में स्थित सीजू गुफा के भीतर गहराई से मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है और वैज्ञानिकों ने इसका नाम इसी गुफा के नाम के आधार पर अमोलॉप्स सीजू रखा है।
ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में इस नई प्रजाति का विवरण शोध पत्रिका जर्नल ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी में भी प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में भारत के नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी पहला परिसर खुला है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युगांडा में इसका पहला परिसर खुला है। आपको जानकारी दे दूं कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी कि NFSU गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी और इसके बाद 2020 में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। आप सभी को मालूम है कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो कि मोजाम्बिक और युगांडा के दौरे पर हैं और आपको ध्यान रखना है यहाँ से संबंधित कई सारी हमने आपको जानकारी दिया था। एक अहम जानकारी हमने ये बताया था कि बतौर विदेश मंत्री अगर हम बात करें आधिकारिक यात्रा की तो किसी भी विदेश मंत्री की ये पहली मोजाम्बिक की आधिकारिक यात्रा है। कुछ समय पहले कल या परसों वाले वीडियो में हमने आपको इसकी विस्तृत जानकारी दिया था और यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे अब। लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखेंगे जो जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित दिया, जो भी छात्र कोर्स में ज्वाइन किए हुए हैं 16 अप्रैल 2023 को आपका जो चौथा प्रैक्टिस सेट है आपको कोर्स में मिलेगा। आप लोग इसे ज्वाइन अगर किए हैं तो जरूर से अटेंड कीजिएगा और जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो समय रहते से ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना जो टेस्ट आपका छूट चुका है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको कोई भी प्रकार का कंफ्यूज नहीं करना है कि जो प्रीवियस टेस्ट है सर वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो सारा टेस्ट आप जब भी ज्वाइन करेंगे आपका वो ऑनलाइन सारा टेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ इसका PDF भी आपको सारा मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। प्रश्न की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का एक व्यक्ति प्रतिदिन कितना दूध पी रहा है। संबंधित सारी जानकारी हमने कल वाले वीडियो में आपको दिया था। कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा और कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 400 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।